बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, बायो इनर्जेटिक्स वाला चैप्टर था। इसमें हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रिसेंटली चल रहा था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे रिस्पायरेशन को। रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन के कितने वे हैं, रिस्पायरेशन की कितनी टाइप्स हैं, रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किरदार है, रिस्पायरेशन में जो एनर्जी बनती है एटीपी उसका क्या रोल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 में से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ख़ास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या नाम है उसका? कंपैरिजन बिटवीन अरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो कंपैरिजन है, इनको कंपेयर करना है, इनका मवाजना करना है कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन अरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम देखते हैं दोनों के कंपैरिजन को। पहले कंपैरिजन की बात करेंगे। इसमें ये जो कुछ फीचर्स हैं और इन दोनों में ये डिफरेंस लिखे हुए हैं, तो वन बाय वन इनको हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें कि एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये बेसिकली क्या हो रही होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। इसके बरक्स एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो क्या होती है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे कंपैरिजन की, रिएक्टेंट की, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में जो रिएक्टेंट हैं वो क्या हैं? एक तो ग्लूकोज है और दूसरा इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन अगर बात करें एनारोबिक रिस्पायरेशन की, क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, तो इस वजह से इसका जो रिएक्टेंट होगा वो जस्ट क्या होंगे? वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। नंबर 3 पे हम बात करेंगे ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन होती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज की मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन नहीं होती। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या लिखेंगे कि ये इन्वॉल्व करता है किस चीज़ को? कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब कंप्लीट ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज की तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और कुछ एनर्जी निकलेगी किस फॉर्म में? एटीपी की शक्ल में। और इसके अंदर क्या होगा? एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगी जिसकी वजह से ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन नहीं होता, वो अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। नंबर 4 पे बात करेंगे एंड प्रोडक्ट। अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन की जो एंड प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगी? इसकी एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। लेकिन इसके बरक्स अगर बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन के बरक्स इसकी एनारोबिक रिस्पायरेशन की, तो इसकी एंड प्रोडक्ट क्या होंगी? या तो लैक्टिक एसिड होगा या अल्कोहल होगी, इन दोनों में कोई एक होगा और इनके साथ क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 5 कंपैरिजन की बात करें तो उसमें है एटीपी फॉर्म्ड। अब ये देखेंगे कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने एटीपी बनते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन में कितने एटीपी बनते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में जो टोटल नंबर ऑफ एटीपी बनते हैं, फॉर्मेशन है, वो कितनी है? 40 होती है। और इसकी जो नेट प्रोडक्ट है वो 36 या क्या होती है? 38 होती है। लेकिन इसके बरक्स एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो टोटल एटीपी हैं वो कितने बनते हैं? जस्ट 4। और इनमें जो नेट प्रोडक्ट होती है जो हमें हासिल होती है वो कितनी है? वो 2 है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 6 की, लोकेशन ऑफ इन यूकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक और एनारोबिक की क्या लोकेशन होगी, ये किधर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी और ये किधर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। तो ये इसके 6 कंपैरिजन थे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या नाम है उसका, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको बता दूं, जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम हैं या लिविंग सिस्टम हैं उनको अपनी मेंटेनेंस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी की जो सप्लाई है उसको ड्राइव की जाती है, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के रिएक्शन चल रहे होते हैं, जिस तरह से ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन रिएक्शन में आपने नाम सुना होगा ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। तो ओबियसली जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो एनर्जी की जो डिमांड है वो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के जरिए क्या करेगा, उसको पूरा करेगा, सवाए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, क्योंकि वो खुद कर रहे होते हैं, एनर्जी को absorb कर रहे होते हैं। बाकी जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है वो एनर्जी की जो डिमांड है वो ऑक्सीडेशन से क्या करेगा, पूरा करेगा, डिफरेंट तरह के एंजाइम और कोएंजाइम का इस्तेमाल करते हुए। अगर हम इसको रीड करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए इनको क्या होती है, रिक्वायर्ड, ज़रूरत होती है कंटिन्यूअल, मुसलसल किस चीज़ की, सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी की ज़रूरत होती है, विच जो कि अल्टीमेटली मिलाकर क्या की जाती है, डिराइव फ्रॉम वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनसे वो क्या कर रहा होता है, अल्टीमेटली इस एनर्जी को कैप्चर कर रहा होता है, टेक कर रहा होता है, mass wise except for photosynthetic and some chemosynthetic bacteria, क्योंकि ये वो जानदार हैं जिनकी बॉडी के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इनके अलावा जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे जानदार जो फ्री सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से टेक करेंगे। ऑल अदर अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑफ द फ्री एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इन जानदारों के अलावा जितने भी जानदार हैं वो बिलाकर क्या करेंगे, जो सप्लाई है एनर्जी की इसके ऊपर इन्हिसार करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो किधर हो रहे होते हैं, इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस। अब ये जो सम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है इसके अंदर क्या होती है, इन्वॉल्व करते हैं, मुश्तमिल होती है ये क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और ये जो रिएक्शन है ये क्या किया जाता है, ये कैटालाइज किया जाता है बाय डीहाइड्रोजिनेज। अब डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या होगा, ये लिंक होगा स्पेसिफिक को एंजाइम के साथ, जैसा कि हमारे पास FAD फैलवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और एनिडीन निकोटीन अमाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इनके साथ और इसके साथ कुछ स्पेसिफिक और एंजाइम मौजूद होंगे। जिस तरह से ये डीहाइड्रोजिनेज है ये क्या करेगा, कैटलाइज करवाएगा और रिमूवल करवाएगा किस चीज़ की, हाइड्रोजन की। अब ये जो सेलुलर प्रोसेस है ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन या सेलुलर प्रोसेस, ये ज़रूरी है किसके लिए, एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये बहुत ही ज़रूरी अवामल है, इंसेशनल है। तो ये क्या था, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें इस सेलुलर रिस्पिरेशन की तो हम देखते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन में हमने बात की दो चीज़ों की, एक हमने देखा एरोबिक रिस्पिरेशन, एक देखा एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो बेसिकली ये जो एनारोबिक रिस्पिरेशन को तो हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया। एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक ऐसा कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कि इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, कंप्लीट oxidative breakdown of organic molecule into carbon dioxide and water with the release of great deal of energy in the form of ATP molecule। एरोबिक रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है ब्रेक डाउन में, किस चीज़ की ब्रेक डाउन में, ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। और वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो ग्लूकोज की ही बात कर रहा है, जिसमें उसको किसमें ब्रेक डाउन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में किसमें ब्रेक डाउन करेगा, वाटर के अंदर, और एनर्जी रिलीज करेगा किस शक्ल में, एटीपी के मॉलिक्यूल की शक्ल में। ये जो सेलुलर रिस्पिरेशन है
या अरबिक रिस्पिरेशन इसमें आ रहा है, ये टोटल कंप्लीट होता है इन 4 फेजेस। 4 डिफरेंट तरह की फेजेस में ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। वो 4 डिफरेंट तरह की फेजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, थर्ड वन इज क्रेब्स साइकिल और फोर्थ वन इज रिस्पिरेटरी चेन। इन 4 फेजेस को हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग हैं, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक था जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कंपैरिजन देखा एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन का, फिर हमने देखा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है, और लास्ट पे हमने ये बात देखी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए या सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए ये जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ये ज़रूरी है। अब जो सेलुलर रिस्पिरेशन को हमने दोबारा देखा कि इसमें क्या होता है, इसके कितनी फेजेज हैं, तो जस्ट हमने इसका इंट्रो किया है। इसके बाद हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में अगर आपका कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।